हेलो व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि निबोश आईजीसी का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का चांस क्या है। क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं या सेकंड अटेम्प्ट में आपको जाना पड़ सकता है, और वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर इस निबोश आईजीसी में फेल होते हैं और कौन से लोग हैं जो बार बार फेल होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो निबोश आईजीसी का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम होता है, जिसको अटेम्प्ट करना और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाना ये बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये आपका पास होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो है आपके फील्ड एक्सपीरियंस पे, आपके प्रिपरेशन पे, आपके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे और लर्निंग पार्टनर पे। ठीक है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस पे। ये चीज़ है अगर आपके पास, तो फिर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का चांस है वो बढ़ता है। और अगर इसमें से कुछ भी एक चीज़ की कमी है तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोश आईजीसी में पास होने का जो सक्सेस चांस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का रेट क्या है और कौन से लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो ग्लोबली अगर एवरेज देखा जाए तो इसमें निबोश आईजीसी के 45% से लेकर के 50% लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 45% या 50% में आपका भी नाम हो। ठीक है, लेकिन आपका नाम इस पासिंग कैंडिडेट के लिस्ट में उस टाइम होगा जब आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने पास्ट के पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है और जो असेसमेंट फॉर्मेट है यानी कि एग्ज़ाम देने का जो फॉर्मेट है उसको और उसके सिलेबस को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अगर ये सारा कुछ आपके पास है, आपने ये सारा चीज़ किया है, तो आपका जो पास होने का चांस है वो इंक्रीज़ होकर फर्स्ट अटैम्प्ट में 60% से 70% हो जाता है। ये कब होता है? जब आपका फील्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि एचएससी फील्ड में आपने काम किया है, आप एचएससी के बारे में सारा कुछ जानते हैं। और अगर आपने एज एन एचएससी प्रोफेशनल या एज एन एचएससी पर्सनल काम नहीं किया है, बट आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि आपका डिपार्टमेंट दूसरा है, हो सकता है आप वर्कर हो सकता है आप किसी अलग डिपार्टमेंट के फोरमैन हो, सुपरवाइज़र हो, डब्ल्यूपीआर हो, लेकिन आपने बहुत ही क्लोजली पूरे साइट को देखा है, उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास है, तब भी वहाँ पे आपका सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो लोग फेल हो रहे हैं उनका रीज़न ज़्यादातर ये होता है कि वो लोग अच्छे तरीके से आंसर नहीं देते हैं। अब आंसर नहीं क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि वो सिनारियो को समझ नहीं पाते हैं, वो इस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं, इस एग्ज़ाम का कंसेप्ट क्या है उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगर कोई बंदा है जो रिफ़र कर गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्या वो सेकंड अटेम्प्ट पे पास हो सकता है? तो अब सेकंड अटेम्प्ट के सक्सेस रेट को भी हम लोग देखेंगे। तो सेकंड अटेम्प्ट जो भी बंदे जाते हैं सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो वो IG1 में या IG2 में रिफ़र हो गए या फिर दोनों पेपर में रिफ़र हो गए और उनको सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे उनका जो चांस होता है वो 70% से 80% चांस हो जाता है कि वो इस सेकंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को पास कर जाएं। वो क्यों होता है? वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है उनके सक्सेस रेट में? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी एक बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर चुका है, तो वहाँ से उसको एक्सपीरियंस मिल चुका है इस एग्ज़ाम के बारे में, इसलिए उसको मालूम होगा कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, क्या चीज़ उसने अपने पास्ट एग्ज़ाम में लास्ट अटेम्प्ट में क्या उसने गलती की थी, उस गलती को वो नहीं दोहराएगा। और ये वजह होती है कि ये जो सक्सेस रेट है वो 70% to 80% बढ़ जाता है। ठीक है, अब सक्सेस रेट का जो फैक्टर है वो पहले भी मैंने बताया कि आपका स्टडी का जो तरीका है, आपका जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने स्टडी टाइम को अप्रोक्स 100 आवर्स देते हैं, यानी कि अच्छे से ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी खुद से तैयारी कर रहे हैं और आपने उस एग्ज़ाम को देने में 100 आवर्स का पढ़ाई किया है, 100 आवर्स आपने अपने
उस पढ़ाई को दिया है तो आपका चांस जो है वो बढ़ जाता है। फिर आप पास्ट पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपका चांस ज़्यादा होता है पास होने का। तो ऑलरेडी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं तो वहाँ पे आपने पहले के पेपर से प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए आपको यहाँ पे आपका चांस पास होने का बढ़ता है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्वालिटी, ठीक है, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड क्या है वो भी आपको एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ का रिकॉर्ड अच्छा होता है ये डिपेंड नहीं करता है कि वो गोल्ड पार्टनर है या सिल्वर पार्टनर है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रेनर कैसा है, आपका ट्रेनर सपोर्टिव है या नहीं, आपका जो इंस्टीट्यूट के स्टाफ्स हैं वो आपके सपोर्टिव हैं या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर है जो आपके पासिंग रेट में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद अगर आप निबोश आईजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको निबोश आईजीसी का कंसेप्ट समझना होगा, ना कि आपको उसका क्वेश्चन आंसर याद करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप निबोश का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको याद कुछ भी नहीं करना है। अगर आप याद करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जस्ट तोता वाला काम कर रहे हैं, जो सिर्फ रट रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और निबोश आईजीसी समझने वाला चीज़ है, ये आपको याद करने से कुछ भी नहीं होगा। क्या वहाँ पे कंसेप्ट है, सिलेबस क्या है, वो आपको समझना होगा, याद करने से कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, और अगर आप भी इसमें से कुछ एक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 80% चांस है कि आप इस एग्ज़ाम में फेल होने वाले हो, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पहले भी बताया बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। इसको हम लोग बोलते हैं कि OBE है, यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, कहीं से भी देख करके लिख लेंगे, बट ये इतना इजी नहीं है। जितना इजी आप समझते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम को, उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं उनका रीज़न क्या है, वो कौन से लोग हैं जो बार बार फेल हो जाते हैं या ज़्यादातर फेल होते हैं, वो कौन से लोग हैं। तो उसमें हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला बंदा है वो होता है लैक ऑफ प्रिपरेशन वाला, यानी कि जो तैयारी नहीं करता है, वो उसको इंस्टीट्यूट से मटेरियल मिला पढ़ने के लिए, वो पढ़ा नहीं, वो बोला कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उससे एग्ज़ाम निकाल लेगा। कुछ लोग हैं जिनको इंस्टीट्यूट वाले टास्क देते हैं कि ये पेपर बना करके लाओ, ये थोड़ा सिनारियो इसको कर लेकर के आना, वो नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके पास रिटेन प्रैक्टिस नहीं होता है, जिसके वजह से ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनर है आपको अगर कुछ वो होमवर्क देता है या क्लास वर्क देता है तो वो आपको बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे हैं फेल होने वाले, वो कौन हैं, वो हैं पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ निबोश कमांड वर्ड्स। वो लोग जो निबोश के कुछ कमांड वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। निबोश का कुछ वर्ड होता है, जब आप IG1 या IG2 लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड होता है, जैसे कि आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, आउटलाइन, डिस्क्राइब एंड जस्टिफाई। ये कुछ निबोश के वर्ड्स हैं जो आपको समझना होगा कि अगर जस्टिफाई बोल रहा है तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, डिस्क्राइब बोल रहा है तो वहाँ पे हमको कैसे लिखना है, आउटलाइन, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, अगर इस तरीके का वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे हमें किस तरीके से लिखना है और कितना बड़ा आंसर लिखना है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आप लोग जा करके चैनल पे देख सकते हैं। तो ये भी जो निबोश का एक कमांड वर्ड्स है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे लोग हैं वो हैं वीक इंग्लिश लैंग्वेज वाले, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जिनके पास स्किल की कमी है, जो कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आता है या फिर आता है बट ग्रामर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो लोगों को भी एग्ज़ाम में फेल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है 80% तक, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये निबोश एग्ज़ाम वो UK बेस्ड है, वो इंग्लिश बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश ही सही नहीं है तो वहाँ पे जैसा कि बोला निबोश IGC में जस्टिफाई, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, इस तरीके का वर्ड्स आता है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपको लंबा आंसर लिखना पड़ेगा और उसको डीप में जा करके लिखना होगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश स्किल सही नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप डीप किस तरीके से लिखेंगे ये आपको भी मालूम है। और अगर आप नहीं लिख पाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि आपका नंबर वहाँ पे कटेगा और आप रिफ़र हो जाएंगे, यानी कि उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथे लोग हैं जो फेल हो रहे हैं, उनका रीज़न ये है कि वो लोग IG1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। IG2 को सोचते हैं कि ये तो खुद से बना लिया, ट्रेनर को दिखा दिया, ट्रेनर से एक दो बार चेक करवा लिया, पास हो जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट फैक्ट, ठीक है। आप ऐसे पास होने वाले नहीं हैं। आप जिस तरीके से IG1 पे ध्यान दे रहे हैं उसी तरीके से IG2 पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पांचवें लोग जो बार बार फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेमोराइजेशन का, यानी कि वो याद करते हैं, वो समझते ही नहीं है कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कभी साइट पे काम नहीं किए हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं, जो वर्क प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं। वो लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए और वो सिर्फ याद करते हैं ट्रेनर ने क्या पढ़ा दिया, बुक में क्या लिखा, वो सिर्फ याद कर लेते हैं, कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से उन लोगों का भी चांस फेल होने का बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद जो छठा रीज़न होता है, ये वो लोग हैं जो टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के वो अच्छे से ट्रेनिंग कर लिए, घर पे पढ़ाई भी कर लिए, ओके। बट जिस टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं निबोश IGC का IG1 जो एग्ज़ाम होता है स्पेशली, तो उस टाइम में क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन के पीछे पढ़ें, अब वो लिखना है। अब अगर पहला वाला नहीं समझ में आ रहा है तो वो उस टाइम तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उनका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1 घंटा से 2 घंटा अपने सिनारियो पे दीजिए, ठीक है। बार बार आपको सिनारियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही आपको सिनारियो मिलता है एक बार एग्ज़ाम के दिन, उस दिन आपको 1 से 2 घंटा अच्छे तरीके से सिनारियो को देना है और इतने अच्छे तरीके से पढ़िए 5-6 बार कि आपको वो पूरा सिनारियो याद हो जाए, ताकि आगे में जो टास्क पूछे वो आपको दोबारा सिनारियो में देखने की ज़रूरत ना पड़े और वो आराम से आपको याद रहे और आप वहाँ पे आंसर लिख सकें। तो सबसे पहले आपको 1 से 2 घंटा सिनारियो पढ़ने में देना है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको जो आंसर पहले समझ में आ रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, आप पहले वो लिख लीजिए। जो आपको लगता है कि सबसे टफ है उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में लिखिए, ठीक है। वरना क्या होगा कि आप हार्ड के पीछे पड़े रह जाएंगे, टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा और जो आगे वाला क्वेश्चन आंसर आपको आना था वो आपको तो आ रहा है बट आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, इसलिए आप वो एग्ज़ाम को नहीं लिख पा रहे हैं, उस आंसर को ब्लैंक छोड़ते हैं और फिर आप फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको जो भी आंसर पहले आता है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में देखा जाएगा, ओके। उसके बाद 7वां नंबर है जो लोग पास्ट पेपर से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पिछला जो भी सिनारियो आया है आप अपने ट्रेनर को बोलिए, वो आपको पिछला सारा सिनारियो देगा, आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला है, वहाँ से आपको पिछले कौन कौन से महीने का सिनारियो चाहिए वो सारा कुछ मिल जाएगा। आप लोग उसको देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारा सिनारियो पेपर कोई किसी का कुछ चार्ज नहीं है, आप जस्ट जाइए डाउनलोड कीजिए और अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद है लैक ऑफ एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ प्लान ही नहीं है पढ़ने का, वो जस्ट सोचे हैं कि मैंने एडमिशन करवा लिया है, टाइम आएगा एग्ज़ाम का, मैं एग्ज़ाम दे करके पास हो जाऊंगा, तो वो पास नहीं होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, सिंपल। जो 9वें लोग हैं उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो तो एग्ज़ाम के लिए नाम लिखवा चुके हैं, एडमिशन करवा चुके हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ भी रहे हैं, बट गाइडेंस को नहीं देख रहे हैं। आपसे जहाँ तक हो सके, जिससे हो सके आप हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो हेल्प कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है पुराना, जो निबोश पास हो चुके हैं, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आपके ट्रेनर हैं या दूसरे कोई ट्रेनर है जिनको आप जानते हैं, तो उनसे आप हेल्प लीजिए। आपको जो नहीं समझ में आता है आप उनसे पूछिए। अगर आप 1-2 पॉइंट ही उनसे पूछेंगे और अगर आपको वो काम आ गया तो समझ लीजिए आपको IG1 में 45 मार्क्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि 15-20 मार्क्स आप वहाँ से उठा लें, आपका वो हेल्प वहाँ पे काम आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। और जो लास्ट चीज़ है
वो लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस या फील्ड एक्सपीरियंस आपकी के पास अगर कमी है, यानी आपने कभी साइट पे काम नहीं किया है, आपने इस फील्ड में काम नहीं किया है, आप इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप तो खैर कभी काम ही नहीं किए हैं, तो आप अपना देखिए। बट आपको यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, जहाँ तक हो सके जिस तरीके का आप पास्ट सिनारियो अपने ट्रेनर से लेते हैं, वहाँ पे पास्ट सिनारियो को पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यूट्यूब पे देखिए, ठीक है, दूसरे सोशल मीडिया पे देखिए कि वो क्या चीज़ होता है। अगर मान लीजिए बूम ट्रक के बारे में पूछ रहा है, आपने कभी काम ही नहीं किया, आपको क्या मालूम बूम ट्रक क्या होता है, तो आप गूगल कीजिए कि हाँ बूम ट्रक क्या है, आपको समझ में आएगा बूम ट्रक क्या होता है। अगर आपको स्किड लोडर के बारे में आएगा, आपको मालूम ही नहीं है क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया है, स्किड लोडर नहीं मालूम होगा, तो फिर आप गूगल कीजिए, वहाँ पर पता कीजिए स्किड लोडर किसको बोला जाता है। इस तरीके से अगर आपने कभी काम नहीं भी किया है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप पास हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी अगर हेल्प चाहिए, अगर इसमें से कुछ आप लोगों को डाउट हो, अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो, अगर आप आपका कुछ डाउट है, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, सिनारियो चाहिए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू, सी यू सून।